सुरीली अपने पति और इकलौते बेटे ध्रुव के साथ रहती है। सुरीली का पति एक फैक्ट्री में काम करता है और ध्रुव घर पर पढ़ाई करता है। पर ध्रुव की माँ को पैसे का लालच है, जिसकी वजह से ध्रुव की माँ उसे रोज ताने मारती है। एक दिन रोज की तरह सुबह वो अपनी निगाहें किताब में गड़ाए बैठा था। अरे बेटा ध्रुव, क्या करेगा इतना पढ़ लिख कर? बाहर जा, कुछ काम कर। घर में 4 पैसे आएंगे तो तेरे पापा की भी मदद हो जाएगी, और कल को तेरी शादी भी तो करनी है। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। मुझे अपनी बीए की डिग्री लेने दो, फिर मैं कहीं काम देख लूंगा। बस कुछ महीने की ही तो बात है। ध्रुव को इस तरह से रोज ही ताने सुनने मिलते, पर वो सिर्फ दांत पीस कर रह जाता। ऐसे ही कई महीने निकल जाते हैं और ध्रुव को डिग्री मिल जाती है। पर कुछ ही समय बाद ध्रुव के पिता का देहांत हो जाता है और घर का सारा बोझ उसके सर पर आ जाता है। मजबूरी में वो उसी फैक्ट्री में काम पर जाने लगता है जहां उसके पिता काम करते थे, लेकिन वहां तनख्वाह बहुत कम है। एक दिन ध्रुव की माँ कहती है, बेटा मुझे नहीं लगता कि इतने पैसे में घर चल पाएगा। तू एक काम कर, मेरा भी कहीं काम लगवा दे। नहीं नहीं माँ, नहीं, बस कुछ दिन की बात है। मैं किसी और जगह काम देख रहा हूँ जहाँ तनख्वाह अच्छी होगी। आप इस उम्र में काम करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और एक दिन ध्रुव के मामा आकाश घर पर आते हैं। कैसी हो दीदी? अच्छी हूँ, तू बता, तू कैसा है? बहुत दिनों बाद आना हुआ। तूने तो आना ही छोड़ दिया। ये देखने भी नहीं आया कि तेरी दीदी जिंदा है या मर गई। शुभ शुभ बोलो दीदी। खुशी के मौके पर ये मरने मारने की बात नहीं करते। दीदी, ध्रुव तो बहुत बड़ा हो गया है। छोटा सा था जब मैंने उसे देखा था। हाँ, बड़ा तो हो गया है मेरा ध्रुव, और समझदार भी। लेकिन तू कैसी खुशी की बात कर रहा है, बता तो जरा। मैं ध्रुव के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। दहेज भी मोटा मिलेगा, और अगर आप हाँ करो तो लड़की वाले 5 लाख कैश देने के लिए तैयार हैं। इतने पैसे का सोच सुरीली के होश उड़ जाते हैं और बहुत खुश होते हुए कहती है, नेकी और पूछ पूछ। अरे तू तो रिश्ता पक्का कर दे, लड़की कैसी भी हो चलेगा। पर लड़की वालों की एक शर्त है। कैसी शर्त? वो लोग शादी 15 दिन के अंदर अंदर करना चाहते हैं। अरे हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 15 क्या, हम 10 दिन में कर देंगे। बस बात कर ले उससे। पहले ध्रुव से तो पूछ लो दीदी। अरे उससे क्या पूछना, वो अभी बच्चा है। मैं उसकी माँ हूँ, जो मैं कहूँगी वही करेगा। अच्छा ठीक है दीदी। वैसे कहाँ है वो साहबजादे? अरे वो अभी काम पर गया है, शाम को आएगा। सुरीली का भाई सुरीली से विदा लेता है और चला जाता है। शाम को ध्रुव घर आता है तो उसकी माँ उसे सारी बात बताती है। ध्रुव शादी के लिए राजी हो जाता है। थोड़े दिन बाद ध्रुव की शादी पीहू से हो जाती है। शादी को अभी 2-4 दिन ही हुए थे कि पीहू की सास घर में शोर मचा देती है। अरे मेरी किस्मत ही फूट गई। घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। मैंने सोचा था बहू आएगी, कुछ काम करेगी, मेरी मदद करवाएगी। अरे चिल्लाने की आवाज सुन ध्रुव कमरे से बाहर निकलता है। क्या हुआ माँ? क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? अरे मुझसे क्या पूछता है, पूछ अपनी पत्नी से, जो महारानी की तरह रह रही है। अरे अभी तक घर का कोई काम नहीं किया। ये भी अपने माँ बाप की तरह धोखेबाज है। माँ, आखिर हुआ क्या है? कुछ बताओगी भी? शादी से पहले इसके बाप ने मुझे 5 लाख कैश देने का वादा किया था, और फिर शादी के समय भी यही कहा, थोड़े दिन में दे देंगे बहन जी। लेकिन आज तक उन पैसों का कोई अता पता नहीं है। आज जब मैंने फोन किया तो बहाने बना रहे हैं। ध्रुव अपनी माँ को समझाता है और पीहू के परिवार वालों से बात करने का वादा करता है। अगले दिन पीहू घर में खाना बना रही थी तो सुरीली उससे छत पर कपड़े उतारने भेज देती है और खाने में नमक डालकर बाहर आ जाती है। इतने में ध्रुव पीहू से कहता है, पीहू खाना लगा दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। ध्रुव खाने के टेबल पर बैठ जाता है और खाने का निवाला खाते ही गुस्से में पीहू को सुनाता है, तेरे माँ बाप ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया क्या? ये खाना बनाया है ये जहर। इसके माँ बाप ने इसे भी बस धोखा देना सिखाया है। पीहू को अपने पति और सास की बातों से बहुत दुख पहुंचता है। अगली सुबह ध्रुव काम पर जाने के लिए तैयार होता है। जब पीहू ध्रुव की शर्ट पर इस्त्री करती है तो उसे कुछ काम याद आ जाता है और वो इस्त्री साइड में रखकर किचन में चली जाती है।
इतने में सुरीली आ जाती है। पहले तो वो इधर उधर देखती है। जब उसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि उसे कोई नहीं देख रहा, तो वो ध्रुव की शर्ट पर गर्म इस्त्री रखकर छोड़ देती है। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई जाकर? मेरे बेटे की शर्ट जला दी। क्या तुझे इस्त्री करना भी नहीं आता? अरे तेरे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया क्या तुझे? अपनी माँ का ये सारा तमाशा ध्रुव देख लेता है, पर कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने काम पर चला जाता है। काम पर पहुंचने के बाद भी ध्रुव घर के झगड़े के बारे में सोच रहा था और मन ही मन कहता है, जल्दी से 5 लाख का इंतजाम करके अपनी माँ को देना होगा, तब जाकर घर के क्लेश का अंत होगा। माँ जब तक 5 लाख के दर्शन नहीं कर लेगी, तब तक पीहू का पीछा नहीं छोड़ेगी। अगले दिन ध्रुव के घर एक चिट्ठी आती है। ध्रुव उस चिट्ठी को पढ़कर बहुत खुश होता है। ये देखकर उसकी माँ पूछती है, क्या बात है बेटा, क्यों इतना खुश हो रहा है? माँ, एक बड़ी कंपनी से चिट्ठी आई है। मेरी वहाँ मैनेजर की नौकरी लग गई है। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, पर मुझे कल ही निकलना होगा। ये सुनकर ध्रुव की माँ सोचती है, अब ध्रुव भी यहाँ नहीं होगा, तब मैं इस महारानी को सबक सिखाऊंगी। देखती हूँ कि कैसे मेरे पैसे नहीं देते इसके माँ बाप। अगले दिन ध्रुव ट्रेन से निकल जाता है। रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और ध्रुव एक पानी की बोतल खरीदता है। दुकानदार के पास खुले पैसे नहीं होने के कारण वो ध्रुव को एक लॉटरी की टिकट दे देता है और उधर सुरीली अपनी बहू को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ रही थी। बहू, मेरा बेटा चला गया, चल अब तू भी अपने घर जा और मेरे 5 लाख रुपए ला कर दे मुझे। माँ जी, मेरे घर वालों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? वो बेचारे तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से लाएंगे, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, और जब तक मेरे पैसे नहीं मिलते तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह सुरीली अपनी बहू पर खूब अत्याचार करती है। 1-2 दिन बाद आकाश फिर अपनी दीदी के पास आता है। कैसी हो दीदी? कैसी लग रही हूँ? तेरी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो गया और अभी भी पूछ रहा है कि कैसी हूँ मैं? कैसा नुकसान दीदी? तूने कहा था कि शादी में दहेज के 5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। बहू के मायके वालों ने तो बेवकूफ बना दिया हमें। नहीं मिली तो अब मिल जाएगी दीदी, चिंता क्यों करती हो? आकाश सुरीली के कान में कुछ फुसफुसाता है। एक सेठ की बीवी मर गई है, उसे कोई लड़की चाहिए, बदले में 5 लाख देने को तैयार है। अरे तो देर किस बात की, तू जल्दी से इस पीहू नाम की बला को इस घर से निकाल दे। अरे पर बहू को मनाएंगे कैसे उस सेठ के घर जाने के लिए? अरे वो सब मुझ पर छोड़ दे, मुझे पता है क्या करना है। सुरीली अपनी बहू को बुलाती है और बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करती है। बहू देख, सिर्फ ध्रुव की कमाई से घर नहीं चलेगा, हम सबको भी काम करना होगा। महंगाई भी तो बहुत हो रही है। अब देखे सेठ के यहाँ काम मिला है और पैसे भी अच्छे दे रहा है। अगर मेरी कमर में दर्द ना होता तो मैं ही कर लेती। अगर तू हाँ कहे तो तेरे लिए बात कर लूं। जी माँ जी, इस घर के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वैसे भी आप लोगों के सिवा यहाँ मेरा है ही कौन। अगले दिन सुरीली उसे सेठ के हवाले कर देती है और 5 लाख रुपए ले आती है। लेकिन पीहू इस बात से बेखबर होती है कि उसकी सास ने उसे बेच दिया है। कुछ दिन बाद ध्रुव घर लौटा तो उसे पता चला कि पीहू सेठ के यहाँ बेच दी गई है। वो बहुत ही गुस्सा होता है और सेठ को उसके पैसे देकर पीहू को वापस ले आता है। मुझे माफ कर दो पीहू, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मेरी माँ के लालच ने यह भी नहीं सोचा कि वो अपनी ही घर की इज्जत का सौदा कर रही है। चलो घर चले। आप माफी क्यों मांग रहे हो? इसमें आपकी क्या गलती? आपकी माँ मुझे यहाँ धोखे से लाई थी। मैं तो उनकी मदद करना चाहती थी कि घर की जिम्मेदारियों का बोझ सिर्फ आप पर ना पड़े, बस इसलिए काम के लिए हाँ की थी। मुझे क्या पता था कि मेरी सास मुझे बेच देगी। मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊंगी। मैं भी तुम्हें उस घर में नहीं रखना चाहता। बस माँ को सबक सिखाने के लिए एक बार मेरे साथ चलो। वो दोनों घर पहुंचे तो सुरीली पीहू को देखते ही चक्कर में पड़ जाती है। ये यहाँ कैसे आ गई? मैं लाया हूं इसे। आपने रुपये के लिए अपनी घर की इज्जत को बेच दिया। माँ, आप पैसों के लिए इतना गिर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था।
बेटा सुन, देख मैंने ना कुछ नहीं किया। ध्रुव गुस्से में एक नोटों से भरा बैग अपनी माँ के आगे फेंक देता है। उसकी माँ इतने सारे पैसे देखकर हैरान होकर पूछती है, इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? आपको इससे कोई मतलब नहीं कि ये पैसे कहाँ से आए। अब आपके पास बस पैसे होंगे, बेटा और बहू नहीं। मुझे एक पल भी आपके साथ नहीं रहना। नहीं बेटा, ये क्या कह रहा है? तेरे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? मैं किसके सहारे रहूंगी? नहीं माँ, आपको लगता है कि इतनी बड़ी गलती के बाद भी मैं पीहू को आपके पास रहने दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप रहिए अपने पैसों के साथ। सुरीली अपनी बहू से भी बहुत माफी मांगती है, लेकिन पीहू भी अपनी सास को माफ नहीं करती। ध्रुव पीहू को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में पीहू ध्रुव से पूछती है, सुनिए जी, आपकी नौकरी तो नई नई लगी है, फिर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आपने सेठ को 5 लाख रुपए दिए और माँ को भी इतने सारे पैसे देकर आ रहे हो। कुछ दिन पहले ही मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी थी पीहू। उसी टिकट से मैं इतने सारे रुपए जीता हूँ, लेकिन वो सारे रुपए मैंने माँ को दे दिए। अब ध्रुव और पीहू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए निकल चुके हैं, लेकिन सुरीली नोटों से भरे बैग के सामने अकेले बैठकर रो रही है। गौतम और निशा के घर छोड़कर जाने के बाद संगीता जी के घर। संगीता, 9 बज गए, अभी तक सुबह की चाय नहीं मिली। जल्दी से बनाकर ले आओ ना, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करती हूँ, रुचि से कहती हूँ, वो चाय बना कर लाएगी। रुचि बहू, अरे कहाँ हो? मम्मी, रुचि तो अभी तक सो रही है। अरे सुबह के 9 बजे, अभी तक वो सोकर नहीं उठी। कब से तुम्हारे पापा चाय के लिए आवाज दे रहे हैं। मेरे घुटनों में दर्द है, वरना मैं ही कर लेती थी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं रुचि को उठा कर लाता हूँ। मानव के कमरे में। रुचि, कब तक सोती रहोगी? मम्मी पापा कब से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से उठकर चाय बना दो ना। मानव, आप ऑफिस जाइए, मैं सब कुछ कर दूंगी, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे वैसे भी देर हो रही है। मानव के जाने के बाद, मम्मी जी, ये क्या बात हुई? आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? अरे बेटा, तुम बहू हो, ये काम तुम्हारा है, और मेरे तो घुटनों में वैसे भी दर्द हो रहा है। मम्मी जी, आपको क्या लगता है मैं किचन में जाकर सारा दिन काम करती रहूंगी? अगर ऐसा ही होता तो मैं उस निशा से नौकरों की तरह काम ना करवाती। लेकिन अब तो निशा घर छोड़कर चली गई है ना, और तुम बहू हो तो तुम्हें ही काम करना पड़ेगा ना। देखिए मम्मी जी, अगर आप चाहती है ना कि बुढ़ापे में आप अपने बेटे के साथ रहे, बेटे मतलब मानव, और मानव को कभी ये ना पता चले कि आपने गौतम और निशा के साथ कैसा बिहेव किया था, है ना? तो प्लीज जल्दी से उठिए और मेरे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बना दीजिए। अरे, मैंने तुझे इतने प्यार से रखा, कभी कोई काम करने नहीं दिया, और तू मेरे साथ ये सब कर रही है। मम्मी जी, आपका क्या भरोसा? पहले आपने निशा को नौकरानी बनाकर रखा, आपका क्या भरोसा अगर आपने मेरे साथ भी वही करने की कोशिश की तो? अरे तेरे साथ मैं ऐसा क्यों करूंगी? गौतम मेरा सौतेला बेटा था, और तू तो ये बात अच्छी तरह जानती है बेटा। चल, आज से घर का काम संभाल ले। हाँ ना 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 मम्मी जी, मैं आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, आपने निशा की जो हालत कर दी थी ना, कभी कभी तो मुझे भी दया आ जाती थी उस पर। पर वो क्या है ना, मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखा संगीता, इसलिए कहता था कि सौतेला हुआ तो क्या हुआ, बेटा तो हमारा ही था ना। भुगतो अब अपने कर्मों की सजा। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी, वैसे तो हमने काम वाली लगवा ली थी, लेकिन क्या है ना, वो 5 दिन की छुट्टी पर जाने की बात कर रही है। अरे तो फिर 5 दिन छुट्टी मतलब घर का झाड़ू पोछा कौन करेगा? आप करेंगी मम्मी जी, और कौन करेगा? मैं थोड़ी ना ये सब काम करूँगी, मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं। और अभी अभी तो मैनिक्योर करवा के आई हूँ, नेल आर्ट भी करवाया है। मैं तो घर का काम नहीं कर सकती। जब निशा इस घर में थी तो चुपचाप सारे काम कर लेती थी,
कितनी बार मैंने उससे जबरदस्ती काम करवाया, उसकी तबीयत खराब होने पर भी। मम्मी जी, वक्त रहते उसकी थोड़ी कदर भी कर लेती। हाँ, आपने तो उसे नौकरानी बना दिया, सिर्फ ये सोचकर कि वो आपकी सौतेली बेटी की बीवी है। अब देखिए ना, मेरी आदत तो आपने खुद खराब की है। हाँ, आपने मुझे काम करने ही नहीं दिया। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी। कुछ दिनों के बाद, गौतम बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ मम्मी, आपको तो तेज़ बुखार है। आप सुबह से क्यों काम कर रही हैं? जाइए, जाकर आराम करिए। बेटा ज़रा रुचि को तो बुला दे। लेकिन मम्मी, वो तो सुबह ही अपनी सहेली के साथ पार्टी करने के लिए निकल गई है। कह रही थी कि उसे पिकनिक पर जाना है, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आपकी तबीयत खराब है। चलो कोई बात नहीं बेटा। मम्मी, आप कहे तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी ज़रूरत नहीं है। हल्का सा बुखार है, उतर जाएगा। क्यों बेकार में छुट्टी लेता है। ठीक है मम्मी, फिर मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं रुचि को फ़ोन करके कह दूँगा कि वो जल्दी आ जाए। गौतम के ऑफिस जाने के बाद, संगीता, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो गया है, कुछ खा लो ताकि तुम दवाई ले सको। लेकिन खाऊं क्या? सुबह से एक कप चाय भी पीने को नहीं मिली। रुचि बहू तो बिना हमसे पूछे अपनी सहेली के साथ चली गई। एक बार आकर मुझे बताया तक नहीं। अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, तुमने निशा के साथ कभी अच्छा नहीं किया। अब देखो, अगर वो होती ना तो चुटकी में सारा काम कर देती। सही कहते हैं आप, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। हाँ, वो भी है। कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना कर लाता हूँ। बुढ़ापे में यही देखने को रह गया था, बेटे बहू के होते हुए भी हमें अपना काम खुद करना पड़ रहा है। कुछ दिनों के बाद, पूरा घर बिखरा पड़ा है, सारा सामान यहाँ का वहाँ। रुचि सुबह से टीवी देखने में बिजी है, काम ही नहीं करती। इस उम्र में मुझसे सारा काम करवाती है। तुम गौतम से कहो ना, वो रुचि को समझाएगा। एक बार कहा था मैंने, जानते हो, धमकी दी मुझे। कहती है अगर मैंने गौतम से कुछ भी कहा तो वो गौतम से कहकर मुझे इस घर से बाहर निकलवा देगी। और ऐसा कैसे निकलवा देगी? गौतम तो तुम्हारा सगा बेटा है ना, वो तुम्हारे साथ थोड़ी ना कुछ गलत होने देगा। क्या पता मेरे कर्मों की सजा मुझे किस तरह मिले। सौतेला बेटा मुझे सगे से भी ज्यादा प्यार करता था। मैंने खुद उसे अपने हाथों से इस घर से बाहर निकलवा दिया। मेरी गलती मुझे भुगतनी पड़ रही है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी, शाम के खाने में क्या बना रही हैं? जल्दी से बताइए। देखो रुचि, अब बहुत हुआ तुम्हारा। मैं आज ही मानव से तुम्हारी शिकायत करूंगी। जैसे ही वो आएगा मैं उसे कहूंगी कि तुम घर का सारा काम मुझसे करवाती हो। अरे नहीं 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 मम्मी जी, प्लीज़ आप ऐसा मत करना। मैं अभी किचन में जाकर खाना बनाती हूँ। रुचि किचन में जाती है और जानबूझकर अपना हाथ थोड़ा सा जला लेती है। तभी मानव आ जाता है। मानव, मानव देखिए ना, मम्मी जी ने मेरे साथ क्या किया। अरे ये क्या रुचि, तुम्हारा हाथ तो जल गया है। देखिए ना, फिर भी मम्मी जी मुझसे खाना बनवा रही है। मैंने कहा भी कि बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, आपको बिल्कुल भी दया नहीं आती। अरे रुचि आपकी बहू है, अगर उसका हाथ जल गया तो थोड़ा सा काम आप भी कर सकती हैं। ये झूठ बोल रही है बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मम्मी, सामने दिख रहा है कि उसका हाथ जला हुआ है, और रुचि झूठ क्यों बोलेगी? जानते हैं मानव, आपकी मम्मी ने जानबूझकर निशा के साथ नौकरानी जैसा बिहेव किया, और अब वो मेरे साथ भी वही करना चाहती है। मुझे कितने दिनों से टॉर्चर कर रही है। मम्मी, अगर आज के बाद आपने ऐसा कुछ भी किया तो ठीक नहीं होगा। रुचि इस घर की बहू है और मेरी पत्नी। मैं उसे इस तरह परेशान होते नहीं देख सकता। संगीता अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे निशा से बात करनी चाहिए। अगर वो इस घर में वापस आ गई तो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। एक वही है जो सब कुछ संभाल सकती है।
अब निशा तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगी। तुमने उसे इतना परेशान किया है, मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी भी आएगी। संगीता निशा को फ़ोन करती है। निशा बेटा, कैसी हो तुम? देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। रुचि मुझसे घर का सारा काम करवाती है। तुम प्लीज़ वापस आ जाओ बेटा। मम्मी जी, बात काम करने की नहीं है। आपने हमेशा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट पहुंचाई है, मेरी इंसल्ट की है, और मैं अब आपके पास वापस नहीं आ सकती। वैसे भी मम्मी जी, मैं और गौतम तो आपके लिए सौतेले थे और हमेशा सौतेले ही रहेंगे। नहीं नहीं बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, तुम वापस आ जाओ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मम्मी जी, अभी आप परेशान हैं और रुचि भाभी शायद आपकी काम में कोई मदद नहीं करती, इसलिए मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। लेकिन वहाँ आने के बाद उस घर में मेरी कोई कद्र नहीं होगी, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं अब लौट कर नहीं आऊँगी। फ़ोन रखने के बाद, क्या कहा तुम्हारी बहू ने? आने को तैयार है क्या? नहीं, उसने तो साफ मना कर दिया। कहती है कि मैंने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई है और इसलिए अब इस घर में वापस नहीं आएगी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, इतनी इंसल्ट होने के बाद कभी कोई इंसान लौट कर आता है क्या? फिर अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी, मैंने वृद्धाश्रम में आपके रहने का इंतज़ाम करवा दिया है, आप वहाँ जाकर आराम से रह सकती हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। छोटे बेटे बहू के साथ जो किया उसी की सजा है ये। और उसके बाद संगीता जी को वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ता है। रमा अपने परिवार के साथ सोमनगर में रहा करती थी। उसके परिवार में पति राम और बेटी नेहा, बेटा प्रेम थे। सभी हंसी खुशी रहा करते थे। अचानक एक दिन राम की डेथ हो जाती है। उनका परिवार बुरी हालत में आ जाता है। अब क्या होगा हम सबका? तुम्हारे पापा इकलौते ही कमाने वाले थे, अब कैसे गुजारा होगा? माँ, तुम चिंता मत करो, पापा ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि अब मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। अब से मैं काम करूँगी। नेहा को जल्दी अच्छी जॉब मिल जाती है, जिससे वो अपने परिवार को अच्छा खाना और अपने भाई को पढ़ाने का खर्चा उठा लेती है। इसी तरह उन सबका जीवन बीतने लगा कि एक दिन रमा नेहा से कहने लगी, बेटी, तुम कब तक मेरा और अपने भाई का बोझ उठाओगी? तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। नहीं माँ, पहले अपने भाई को अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ ताकि वो आगे चलकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सके। उनकी जिंदगी अच्छे से बीत रही थी। अचानक ही रमा की मौत हो जाती है। अब नेहा का इकलौता सहारा सिर्फ उसका भाई ही था। वो अब सिर्फ अपने भाई को अच्छा जीवन देना चाहती थी। प्रेम की पढ़ाई के लिए वो एक एक पैसा जोड़ा करती थी। एक दिन डिनर करते वक्त प्रेम नेहा से कहता है, दीदी, मुझे कॉलेज की फीस देनी है, पैसे चाहिए। फीस अभी इस मंथ ही तो दी थी। दीदी, वो प्रोजेक्ट फीस है, सबको देनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, ले लेना, अभी खाना खाओ। नेहा प्रेम को फीस के पैसे दे देती है, लेकिन प्रेम उन पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी के बर्थडे पर सभी को पार्टी दे देता है, जिससे मोहिनी बहुत खुश हो जाती है। प्रेम मोहिनी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उसको खुश करने के लिए अक्सर नेहा से झूठ बोलकर पैसे लिया करता था और मोहिनी पर उड़ाया करता था। बर्थडे वाले दिन मोहिनी प्रेम से कहती है, बेबी, तुमने पार्टी बहुत अच्छी दी थी, लेकिन मेरा गिफ्ट कहाँ है? प्रेम अपने सारे पैसे पार्टी में उड़ा चुका था। अब वो परेशान हो जाता है, लेकिन मोहिनी को खुश करने के लिए झूठ बोल देता है। बेबी, तुम्हारा गिफ्ट थोड़ा स्पेशल है, इसलिए वो कल आएगा। ओह रियली, यू आर सो क्यूट। मोहिनी की बर्थडे पार्टी देकर प्रेम घर आ जाता है और मोहिनी के गिफ्ट के पैसे के बारे में सोचने लगता है। इतने में नेहा भी घर आ जाती है और अचानक ही नेहा का पैर फिसल जाता है, जिससे उसका फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। दीदी, आप ठीक हो? ये क्या हुआ? फोन तो पूरा टूट गया। ओह, ये क्या हुआ?
वैसे इस मंथ सैलरी कम मिली है और ऊपर से एक और खर्चा। नेहा फोन उठाकर अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद दोनों डिनर करने बैठते हैं। तभी प्रेम मन ही मन कहता है, क्या करूं, दीदी से कहूं पैसों के लिए, अगर नहीं कहा तो मोहिनी मुझसे नाराज हो जाएगी। क्या हुआ, इतना चुप क्यों बैठा है? दीदी वो मुझे कुछ बुक्स लेनी है। तो इसमें इतना क्या सोचना, ये ले पैसे, ले लेना। लेकिन आपने तो कहा है इस मंथ आपको सैलरी कम मिली है और आपका फोन भी टूट गया है, आपको नया लेना होगा। वो तो है, लेकिन मैं फोन नेक्स्ट मंथ ले लूंगी। तू अपनी पढ़ाई अच्छे से कर बस। प्रेम पैसे पाकर बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन वो मोहिनी को एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर दे देता है। वाओ, सो स्वीट, थैंक यू प्रेम। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम कभी छोड़कर मत जाना। इसी तरह प्रेम नेहा से पैसे लेकर मोहिनी पे उड़ाया करता था। एक दिन नेहा प्रेम को कुछ पैसे देती है बैंक में जमा करने को। दीदी इतने पैसे कहाँ से आए? ये मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए जोड़े हैं, जाकर इन्हें बैंक में जमा कर दो। ठीक है दीदी। प्रेम बैंक लिए निकल जाता है। इतने में मोहिनी का कॉल आता है और वो मोहिनी से मिलने चला जाता है। मोहिनी प्रेम के पास अजीब सा बैग देखकर उससे पूछती है, प्रेम, इस अजीब से बैग में क्या है? दीदी ने मेरी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जोड़े हैं, बस वही है, मैं इनको बैंक में जमा करने जा रहा था। इतने जरा से पैसे बैंक में जमा करने जा रहे थे? क्या मजाक है प्रेम, चलो ना पार्टी करते हैं इन पैसों से, और अगर कभी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। प्रेम भी पार्टी करने को तैयार हो जाता है और नेहा की मेहनत के पैसों को प्रेम पार्टी करने में उड़ा देता है। देर रात घर जाने पर नेहा प्रेम से पूछती है, प्रेम, पैसे जमा कर दिए? और आज इतना लेट कैसे हो गया? हाँ कर दिए जमा, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये सब बोलकर प्रेम अपने रूम में सोने चला जाता है। अगले दिन नेहा की तबीयत कुछ खराब हो जाती है। प्रेम नेहा को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर नेहा को बताता है, नेहा तुम्हें एक बीमारी है, अगर वक्त रहते तुमने इलाज नहीं करवाया तो तुम मर सकती हो। कितने पैसे लगेंगे इलाज में? कम से कम 30,000। नहीं नहीं, मुझे नहीं करवाना कोई इलाज। मैंने अपने भाई के अच्छे भविष्य के लिए एक एक पैसा करके कुछ पूंजी जोड़ी है, वो मैं अपने ऊपर बर्बाद नहीं कर सकती। ये कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है। वहीं प्रेम दूसरी साइड खड़ा होकर ये सब बातें सुन लेता है और भागता हुआ मोहिनी के पास जाता है। मोहिनी, मुझे पैसों की जरूरत है। व्हाट? तो मैं क्या करूं? मैंने कोई बैंक थोड़ी खोला हुआ है जो तुम्हें दे दूं। मेरे पास पैसे नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्ही ने तो कहा था जब मुझे पैसों की जरूरत होगी तो तुम दे दोगी, इसीलिए मैंने अपनी दीदी के पैसे तुम पर उड़ा दिए। अकेले मुझ पर नहीं उड़ाए तुमने, तुम्हें भी मजा आ रहा था पैसे उड़ाने में। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। प्रेम वहाँ से रोता हुआ निकल आता है। वो नेहा को जाकर सब कुछ सच बता देता है। ये क्या किया तुमने प्रेम? वो पैसे तुम्हारे लिए थे और तुमने वो। दीदी आप चिंता मत करो, आपका इलाज भी करवाऊंगा और पढ़ाई भी करूंगा और अपना नाम रोशन करूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखना। प्रेम दिन रात मेहनत करता और पैसे कमाता और अपनी पढ़ाई करता। पैसों से प्रेम ने नेहा का इलाज करवाया और अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी भी करने लगा। ऐसे ही एक दिन प्रेम के घर मोहिनी आती है। मुझे माफ कर दो प्रेम, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? तुम जैसी लड़कियों को सिर्फ पैसों से प्यार होता है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे छोड़ गई, और आज हैं तो वापस आना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, मुझसे सच्चा प्यार सिर्फ मेरी बहन करती है और कोई नहीं। इस तरह प्रेम को सबक मिल जाता है, जो अपने होते हैं वो हर हाल में आपके होते हैं और बाकी सब वक्त बदलते ही बदल जाते हैं।